चलिए अपने हॉर्टिकल्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एप्लन। एप्लन बोले तो अनफ्रूटफुलनेस। अब एप्लन क्या होता है, शब्द खुद ही बता रहा है भाई, मेरा अर्थ ये है फलन का न होना। अब देखो एप्लन या अनफ्रूटफुलनेस का मीन्स क्या होता है। एप्लन क्या है? एप्लन क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एप्लन खुद नाम ही दर्शा रहा है कि एप्लन क्या होता है। देखो कोई भी फल वृक्ष है जो अपना औसत उत्पादन देता है, एवरेज प्रोडक्शन होता है हर एक फल वृक्ष का। जैसे मैं बात करूं मैंगो, आम का, आम का कोई पेड़ है, उसका एवरेज फल का उत्पादन है 100 किलो। 100 किलो प्रति पेड़ उसका उत्पादन हो रहा है। 90 हो गया, 80 हो गया, 110 हो गया, ये तो इतना वेरिएशन तो आ सकता है। लेकिन अब यहां पे उत्पादन बहुत ज्यादा गिर जाए, 100 किलो की बजाय 60 किलो हो जाए, 50 किलो हो जाए, तो जाहिर सी बात है हमें आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा। औसत से बहुत कम फल का उत्पादन होना या बिल्कुल भी न होना, औसत से बहुत कम फल का उत्पादन होना या बिल्कुल भी न होना, या फिर एक साल बढ़िया फलन हो जाना, एक साल कम हो जाना, जैसा कि आप आम में एकांतर फलन या अल्टरनेट बियरिंग पढ़ते हैं ना। आम में ही नहीं, ये समस्या और भी फलों में होती है, जैसे आंवला में देखने को मिलती है, लीची में देखने को मिलती है, लेकिन आम वाली आप लोग जानते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल किसका यूज किया है, आम का किया है। तो औसत उत्पादन से बहुत कम उत्पादन का होना या बिल्कुल भी नहीं होना, या एक साल तो हो जाना, दूसरे साल होना ही नहीं, बहुत कम होना, तो ये सब क्या कहलाएगा, एप्लन कहलाएगा, अनफ्रूटफुलनेस कहलाएगा। अब जाहिर सी बात है कि एक बाग से आपको जहां 1 लाख रुपए का फायदा मिलना था, वहां पे 80,000 का 60,000 का फायदा मिल रहा है, तो आपके तो नुकसान ही हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एप्लन कहलाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपको कम उत्पादन मिले, कम लाभ मिले, आप उस पर बहुत ज्यादा गौर ही नहीं कर पाए, तो एक स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है, जिसे बोलते हैं अन उत्पादकता। अन उत्पादकता, उद्यान की अन उत्पादकता क्या होती है? अन उत्पादकता का मतलब होता है कि लागत तो ज्यादा है, लागत है वो तो ज्यादा है, और उससे मिलने वाली जो इनकम है, आय है, वो क्या है, कम है। मान लो कि एक बाग को प्रबंधित करने के लिए आप 50,000 खर्चा लगा रहे हैं, और उससे जो फलों का उत्पादन हुआ वो 45,000 रुपए का हुआ, यानी आपकी जेब से 5,000 रुपया लग गया। भाई ऐसे बाग को रखोगे क्या आप? बिल्कुल नहीं रखोगे, कतई पसंद नहीं करोगे ऐसे बाग को आप, है ना। तो इसको आपको सुधारना पड़ेगा, प्रबंधित करोगे। तो आज यही तो पढ़ने वाले हैं अपने, कि जो एप्लन है उसके मतलब कैसे प्रबंधित करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है प्रबंधन तो तब करोगे ना जब आपको इस बात का पता होगा, भी इस बात का पता होगा कि एप्लन का कारण क्या हुआ है। कारण पता होने पर ही समाधान होता है, बिना कारण कोई समाधान नहीं हो सकता है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लन। एप्लन तो मैंने बता दिया, फलन का औसत से कम होना या बिल्कुल न होना क्या कहलाएगा, एप्लन। एप्लन का एक प्रकार है अनुत्पादकता। अनुत्पादकता का मतलब क्या होता है, लागत तो ज्यादा होती है और उससे आय कम मिलती है, तो उद्यान की अनुत्पादकता कहलाती है। और इस सब में तो आप किसी भी हालात में ध्यान देंगे ही देंगे, क्योंकि आपको ये कंगाल करने लग जाएगा। लेकिन अब हम बात करें कि एप्लन का कारण क्या है, और कारण पता लग गया तो हम उसका प्रबंधन भी करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं कि एप्लन का कारण क्या है और उसका प्रबंधन है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये अपना नेक्स्ट पार्ट रहेगा, ठीक है। एप्लन समझ गए, उद्यान की अनुत्पादकता समझ गए, तो अब अपने बात करते हैं एप्लन के कारण क्या है ना। फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर अनफ्रूटफुलनेस, यानी एफलन के कारण क्या है। देखो अगर एफलन के कारण की बात की जाए तो एफलन में दो तरह के कारण बनते हैं, एक तो कौन सा, आंतरिक, और दूसरा कौन सा कारण, बाह्य कारण। एक आंतरिक कारण और दूसरा कौन सा होता है, बाह्य कारण। आंतरिक कारण से आप क्या समझते हैं कि एफलन के लिए जो फल वृक्ष है वो खुद उत्तरदायी है। इसमें कोई गड़बड़ है फल वृक्ष में, हो सकता है कोई लैंगिक गड़बड़ हो। लैंगिक देखो, पौधे का पूरा जो भाग है, इसमें से जो पुष्प होते हैं, कहने का मतलब जो फूल होते हैं वो लैंगिक भाग होते हैं, बाकी वानस्पतिक भाग होता है। तो हो सकता है इसकी लैंगिकता में कोई समस्या हो, पुष्प में कोई समस्या हो सकता है इसमें कोई अनुवांशिक जीन से संबंधित कारण हो, और जो वंशागति चल रहा है। अनुवांशिकता में क्या पढ़ते हो,
अनुवांशिकता में विभिन्नता पढ़ते हो और वंशागति पढ़ते हो। तो अनुवांशिक शब्द जहां भी आ जाए समझ लो जीनों में कोई गड़बड़ है या वंशागति में कोई गड़बड़ है, तो उसके कारण अगर एफलन हो रहा है तो वो भी आंतरिक कारण में आएगा। पुष्प में कोई गड़बड़ है और उसके कारण एफलन हो रहा है तो वो भी आंतरिक में ही आएगा। और इसका जो पूरा ढांचा है उसमें बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं चल रही है, यानी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, तो उनमें कोई किंतु परंतु हो गई, ऊपर नीचे हो गया तो भी पेड़ खुद ही कारण है। तो कहने का मतलब पेड़ अगर अफलन के लिए खुद उत्तरदायी है, उसके उत्तरदायी होने के पीछे उसका लैंगिक कारण हो सकता है, आनुवंशिक कारण हो सकता है, या फिर उसका शारीरिक कारण हो सकता है। तो उसको हम किस में रखेंगे? आंतरिक कारण के अंदर रखेंगे। समझ में आ गया? आंतरिक कारण यानी पेड़ खुद उत्तरदायी है, चाहे लैंगिक रूप से, चाहे आनुवंशिक रूप से, चाहे उसकी कोई कार्यकी के रूप से अगर उत्तरदायी है तो वो अफलन का आंतरिक कारण है। बाह्य कारण की बात करें, पेड़ का कोई दोष नहीं है, पेड़ फलन देने के लिए तैयार था, अच्छे फलन देने वाला था, लेकिन बाहर वाली चीज आके समस्या कर गई। आप तो अच्छा भला पढ़ रहे थे, दोस्त लेके आ गया इसलिए पार्टी कर ली आप लोगों ने, है ना, तो वो बाह्य कारण हो गया। वैसे ही क्या है, फल वृक्ष है, ठीक है, वो खुद उत्तरदायी नहीं है लेकिन कोई बाहरी कारण है। जैसे मान लो कि वातावरण की प्रतिकूल दशा है, तेज बारिश से फूल झड़ गए, आंधी चली फल झड़ गए, फूल झड़ गए, हो सकता है तेज धूप के कारण फूल है वो जल गए, हो सकता है पोषक तत्व प्रबंधन ठीक नहीं था, किसी पोषक तत्वों की कमी रह गई, किसी की विषाक्तता रह गई, कोई खरपतवार प्रबंधन आपने ढंग से नहीं किया है, प्रूनिंग में उन शाखाओं को काट दी जिनको नहीं काटनी चाहिए थी, संधाई है वो आपने यानी ट्रेनिंग है वो आपने ढंग से नहीं की है, कोई रोग ने क्या किया, पूरे के पूरे फलों को उजाड़ दिया, फूलों को उजाड़ दिया, कोई कीट है वो पूरा नुकसान पहुंचा गया। यानी इनके पीछे फल कारण नहीं है, इनके पीछे बाहर का कारण है। अगर किसी बाह्य कारण की वजह से अफलन है तो उसे हम बाह्य कारक में रखेंगे। तो सबसे पहले अपने को अफलन के कौन से कारण की बात करनी है? आंतरिक कारण की बात करनी है। तो चलते हैं अफलन के आंतरिक कारण में। और आंतरिक कारण तीन प्रकार के हो सकते हैं, लैंगिक, आनुवंशिक और शारीरिक। अब देखो इनमें कौन कौन सी चीजें आती है, गौर करने वाली बात तो ये है, इनमें कौन कौन सी चीजें हैं वो आएगी। देखो लैंगिक कारक में पहले देख लेते हैं आएगी क्या, वन बाय वन तो पढ़ना ही। लैंगिक कारक में आता है अपूर्ण फूल का होना, यानी इम्परफेक्ट फ्लावर का होना। अब ये पूर्ण, अपूर्ण, परफेक्ट, मतलब इम्परफेक्ट क्या होते हैं बात करेंगे। भ्रूणपात का होना, विषमवर्ती कागर का होना, नपुंसक परागकणों का होना और भिन्न काल परिपक्वता, ये लैंगिक कारक है। लैंगिक कारक का मैंने बताया था जो पुष्प से संबंधित कारक है वो लैंगिक कारक होते हैं। आनुवंशिक कारक में दो चीजें आ जाएगी, एक तो वंध्यता जिसको स्टेरिलिटी बोलते हैं, और दूसरा सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी जिसे आप स्व असंगतता कहते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें शारीरिक कारक। शारीरिक कारक में यानी शारीरिक तो न बोलकर अपने क्रियात्मक कार्यकी कारक बोलते हैं। कार्यकी कारक यानी जो पौधे की फिजियोलॉजी है उसकी जो क्रिया है उससे संबंधित जो कारक है उसको हम, उसकी उपापचयी क्रियाओं से संबंधित कारक है उसे हम कार्यकी कारक में रखेंगे। जैसे CN अनुपात है और विगलन परत का बनना है। अभी घबराने वाली बात नहीं है, अपने वन बाय वन सबका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर किसका पड़ेगा? लैंगिक कारक का। अफलन के आंतरिक कारक में सबसे पहले हम कौन से कारक पढ़ने वाले हैं? अफलन के आंतरिक कारक के अंदर सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं लैंगिक कारक, यानी फूलों से संबंधित जो भी कारक है उसकी अपने डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखो लैंगिक कारक पढ़ने जा रहे हैं तो फूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो फूल के अंदर बात करें तो ये अंदर वाला भाग कौन सा है? ये मादा भाग होता है, इस तरीके से होता है, जिसको अंग्रेजी में आप पिस्टिल बोल देते हैं या फिर क्या बोल देते हैं, कार्पेल्स भी बोल देते हैं या गाइनोसियम भी बोल देते हैं। अब देखिए गौर करिएगा, कोई भी फ्लावर का अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो इसमें ये जो भाग है ऊपर ही ऊपर है, मैं हिंदी में शब्द लिख देता हूं, आप निश्चित रहिए। इसको आप बोलोगे वर्तिकागर। क्या बोलेंगे? इसको आप बोलते हैं वर्तिकागर। ये जो भाग है पूरा लंबा इसको आप बोलते हैं वर्तिका। क्या बोल देते हैं? इसको आप वर्तिका बोलते हैं। और ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोल देते हैं? इसको अंडाशय। और इसके अलावा मैं बात करूं तो इसके अंदर जो भाग होगा उसको हम क्या बोल देंगे? बीजांड। ये होता है बीजांड।
ये है बीजांड। अब देखो वर्तिकाग्र को आप स्टिग्मा बोलते हैं, वर्तिका को स्टाइल बोलते हैं, अंडाशय को ओवेरी बोलते हैं, बीजांड को क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं, और इन सब को मिला के आप बोल देंगे स्त्री केसर। देखो ये मैं आपको एफलन पढ़ाता पढ़ाता बीच में ये पुष्प के बारे में क्यों बताने लगा भाई, एफलन में बहुत सारी बातें आएगी जो फूल से संबंधित होगी। अगर मैं सीधा ही बोल जाऊंगा तो फिर आप रटोगे। तो आपको पता होना चाहिए कौन से भाग को क्या कहा जाता है, कौन से भाग को क्या कहा जाता है, ठीक है। अब जिस पे फूल टिका हुआ है यानी फूल जिस पे विराजमान है उसको बोल दोगे पुष्पासन। क्या बोल देते हो आप उसे, पुष्पासन बोल देते हो। देखिए स्टूडेंट, पुष्पासन को अंग्रेजी में थैलेमस या रेसेप्टेकल्स बोलते हैं। अब अपने बात करें, यह है पूतंतु। पूतंतु पे लगे होते हैं परागकोश जिनको आप बोलते हैं एंथर, और इनमें होता है परागकण। क्या होता है जी, इनके अंदर होता है परागकण। क्लियर है। अब देखो मैं बात करूं तो यह है पूतंतु। वैसे इनका इतना काम है कि एंथर को स्टिग्मा की हाइट दे देते हैं। आप इन्हें क्या बोल दोगे, आप इन्हें बोल दोगे परागकोश यानी एंथर, ठीक है। और ये परागकण, इन तीनों को मिलाकर आप क्या बोल देते हैं, इन तीनों को या इन दोनों को भी लिख सकते हो क्योंकि परागकोश के अंदर ही परागकण है। तो इसको आप बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर को आप और क्या बोल देते हैं, स्टेमन्स बोल सकते हैं, एंड्रोसियम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है जी अपने मेल पार्ट की बात। अब देखो जिन फूल के अंदर नर व मादा दोनों उपस्थित होते हैं, जिन फूल के अंदर नर व मादा दोनों भाग उपस्थित होते हैं उसे परफेक्ट फ्लावर बोलेंगे। उसे आप क्या बोलते हो, परफेक्ट फ्लावर, जिसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, दोनों उपस्थित है तो परफेक्ट है। दोनों में से एक अनुपस्थित है। अब जैसे मान लो कि कोई फूल ऐसा है जिसमें सिर्फ क्या है, मादा है, या कोई ऐसा फूल है जिसमें सिर्फ क्या है, नर है। तो अब बताओ भाई, मादा निषेचित किससे होगी, एप्लन होगा कल को। दूसरा क्या होगा, नर है, तो नर तो उत्पादक होता ही नहीं है, तो नर उत्पादक नहीं है तो वो निषेचित किसको करेगा, तो ये भी उत्पादन नहीं देगा। पहली चीज तो क्या है, अगर हम फलन चाहते हैं, अगर हम फलन चाहते हैं तो हमें क्या है, फूल के अंदर दोनों भाग चाहिए। अगर एक उपस्थित है तो हम उस फूल को कौन सा फूल बोल देंगे, एक लिंगी फूल। फूल के लिए बोल रहा हूं, कौन सा फूल बोल दोगे आप, एक लिंगी बोल दोगे यानी यूनिसेक्सुअल बोल देंगे। वो एक लिंगी फूल हो जाएगा यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा। हमें तो कैसा फूल चाहिए, द्विलिंगी फूल चाहिए या उभयलिंगी। द्विलिंगी या उभयलिंगी का मतलब क्या है, जिसमें नर व मादा दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है। जिसमें नर व मादा दोनों उपस्थित है वो परफेक्ट फ्लावर है, और दोनों नहीं है तो वो इम्परफेक्ट फ्लावर होते हैं। यानी दोनों उपस्थित है तो पूर्ण है, दोनों नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। समझ रहे हो आप। उसके अलावा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इन दोनों की हाइट बराबर होनी चाहिए, तभी तो परागकण इस पर गिरेगा, नहीं तो परागकण इस पर कैसे गिर पाएगा। नहीं गिरेगा तो परागकण आकर अंदर निषेचन कैसे करेगा। अब ये निषेचन क्या क्रिया ये भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन देखो इन दोनों की हाइट होना जरूरी है। अगर ये असमान हुई तो भी अफलन होगा। उसके अलावा ये दोनों एक साथ पकेंगे तभी तो निषेचित करेंगे ना। एक पहले पक गया एक बाद में पक गया तो बताओ निषेचन कैसे होगा। एक पहले पक गया और एक बाद में परिपक्व हुआ है तो निषेचन कैसे होगा, निषेचन हो ही नहीं पाएगा। दोनों का सेम टाइम में पकना जरूरी है। फिर इन दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई रुकावट है वो नहीं होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा, फलन होगा। अब एक चीज और देखें आप, अब कोई भी परागकण है वो वर्तिकाग्र पर गिरेगा, वर्तिकाग्र उसे पहचानेगी भी अपनी ही जाति का है या किसी दूसरी का है। दूसरी जाति का है तो इसे प्राप्त नहीं किया जाएगा, अपनी जाति का है तो प्राप्त करके ये इसको रिसेप्शन देगी यानी कुछ पोषण देगी। परागकण अंकुरित होगा और परागकण अपनी परागनलिका बनाते हुए किसमें पहुंच जाएगा, बीजांड में, और बीजांड में होती है अंडकोशिका, उसके साथ निषेचन करेगा। ये कैसे निषेचन करता है ये सब बातें तो अपने पादप प्रजनन के अंदर पढ़ी जाएगी। निषेचन के परिणाम स्वरूप अंडाशय क्या बना लेगा, फल बना लेगा, और बीजांड क्या बना लेगा, बीज है वो बना लेगा। तो निषेचन के बाद ही फलन हो पाएगा, तो निषेचन तो जरूरी हो गया यहाँ पे।
और निषेचन तभी होगा जब दोनों क्या है उपस्थित हो। हमने कहा ऐसा फूल जिसमें नर व मादा दोनों उपस्थित होते हैं उसे परफेक्ट बोलेंगे, और जिसमें एक ही है दोनों उपस्थित नहीं है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इम्परफेक्ट यानी अपूर्ण बोल देते हैं। अब देखो स्टूडेंट, एक चीज आपको और ध्यान देनी है यहाँ पे, जैसे ये फूल का डायग्राम बना हुआ है तो ये मादा भाग है, ये नर भाग है, ठीक है चल गया। अब इसमें ये जो रंगीन पंखुड़ियां होती है इनको आप पेटल बोल देते हैं। एक को पेटल बोलोगे, समूह को करोला बोलोगे, समूह को कैरोला बोलोगे, समूह को क्या बोल देते हो, करोला बोल देते हो। समूह को क्या बोला जाता है, क्रोला बोला जाता है। अकेले को क्या बोलते हैं, पेटल यानी दलपुंज, क्या बोलते हैं आप, दलपुंज बोलते हैं। और दलपुंज के समूह को क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। और ये जो बाहर हरे से रंग का दिखता है इसको बाह्य दलपुंज बोलते हैं यानी सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज बोलते हैं यानी सेपल बोलते हैं। अकेले को सेपल यानी बाह्य दलपुंज बोलेंगे, और पूरे समूह को जितने भी दलपुंज है उनको एक साथ क्या बोलेंगे, कैलेक्स बोलेंगे, कैलेक्स बोलेंगे। कैसे याद रखोगे, जो कलर्ड है वो कोरोला है, और जो क्या है कलर्ड नहीं है बच गया वो कौन सा हो जाएगा, कैलेक्स। सिंगल को तो दलपुंज, दलपुंज के समूह को करोला, बाहर वाला जो हरा है उसको अकेले को बाह्य दलपुंज और समूह को क्या बोल देते हैं, कैलेक्स बोल देते हैं। तो ये इस तरह से क्या है, पूरे का पूरे 4 भाग हो गए इस फूल में। अब देखो हमने कहा जिसमें नर व मादा उपस्थित है वो परफेक्ट है, जिसमें नर व मादा में से कोई एक एब्सेंट है तो उसको इम्परफेक्ट बोलेंगे। जिस फूल के अंदर नर मादा, जिस फूल के अंदर नर मादा दलपुंज और बाह्य दलपुंज चारों है ना, नर भाग भी है, मादा भाग भी है, दलपुंज भी है और बाह्य दलपुंज भी है। अगर ये सारे के सारे मतलब उपस्थित है किसी फूल में तो उसे बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। क्या बोलते हो उसे भाई, आप कंप्लीट फ्लावर बोलते हो। और जिसमें इनमें से एक भी अनुपस्थित हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनकंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। जिसमें चारों हैं, देखो जिसमें नर व मादा 2 है, जिसमें नर व मादा 2 है वो परफेक्ट है, उनमें से एक अनुपस्थित है तो क्या है, इम्परफेक्ट है। लेकिन अगर बात कर ली जाए चारों की, नर मादा दलपुंज और बाह्य दलपुंज, अगर चारों है तो कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे, और चारों में से एक भी अनुपस्थित है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अनकंप्लीट फ्लावर बोल देते हैं। बताओ बात समझ में आई ना आप लोगों को। तो एक चीज अपने को ये भी आगे ध्यान देनी है, ये फ्लावर स्ट्रक्चर आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें हैं वो फ्लावर स्ट्रक्चर से संबंधित है। जब आपको कोई चीज पता ही नहीं होगी तो फ्लावर स्ट्रक्चर आप जानोगे कैसे। अब एक चीज और ध्यान रख लेना, जैसे भाई ये है फूल, देखो एक फूल का जो डंठल होता है, सिंगल फूल का जो डंठल होता है उसको बोलते हैं पेडिसिल, उसको अपने क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं। एक फूल का जो डंठल होता है उसको हम पेडिसिल बोलते हैं, और फूलों के समूह को हम बोलते हैं पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस। और इनफ्लोरेसेंस का जो डंठल होता है पूरे इनफ्लोरेंस का, उसको पेडिंकल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, पेडिंकल बोलते हैं, ये भी याद रखना है। अब अपने चलते हैं वापस एफलन पे। हम तो एफलन से पुष्प की संरचना पे आ गए थे, क्यों, क्योंकि एफलन के 2 कारक है, एक आंतरिक एक बाह्य। आंतरिक कारक में सबसे पहले हम बात कर रहे थे लैंगिक कारण यानी सेक्सुअल फैक्टर। पौधे में लैंगिक भाग कौन सा है, पुष्प है, लैंगिक है, बाकी सारा वानस्पतिक भाग है। तो इसलिए हमें पुष्प की संरचना को जानना क्या था, जरूरी था। अब हम चलते हैं इसमें, देखो लैंगिकता की बात कर लेते हैं, हम कारण में चलेंगे उससे पहले हमें लैंगिकता की बात कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर आगे पंगा पड़ेगा। यानी पौधों में किस प्रकार की लैंगिकताएं देखने को मिलती है, किस प्रकार के सेक्स एक्सप्रेशन है वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्स एक्सप्रेशन की ही बात कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले जितने प्रकार की लैंगिकताएं हैं उनकी अपने बात कर लेते हैं। अब देखो यहां थोड़ी सी टर्म आपको इंग्लिश में याद रखने की जरूरत है। एक है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है उभयलिंगी। क्या होता है, उभयलिंगी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उभयलिंगी पौधा क्या है। हम पौधे की लैंगिकता की बात करें, किसकी लैंगिकता की बात करें, पौधे की लैंगिकता की बात कर रहे हैं। फूल की लैंगिकता तो मैंने आपको बता दी,
ऐसा फूल जिसमें सिर्फ एक ही लिंग उपस्थित हो, यानी या तो नर उपस्थित हो या मादा उपस्थित हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक लिंगी पुष्प बोलेंगे। यानी ये मादा पुष्प है और ये नर पुष्प है, ठीक है। इंग्लिश में यूनिसेक्सुअल बोल देते हैं। ऐसा फूल जिसमें दोनों ही उपस्थित हैं, तो हम उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी द्विलिंगी फूल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? द्विलिंगी फूल बोल देते हैं। इसको हम द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल या परफेक्ट फ्लावर बोल देंगे। उधर वाला परफेक्ट है, इधर वाला क्या है? इम्परफेक्ट है। तो ये हो गई पुष्प की लैंगिकता की बात। किसकी बात हो गई? पुष्प की लैंगिकता की बात हो गई। अब हम बात करेंगे पेड़ों की लैंगिकता, है ना, पौधों की लैंगिकता। पौधों की लैंगिकता में सबसे पहले है उभयलिंगी। देखिए स्टूडेंट्स, उभयलिंगी का मतलब क्या होता है? ऐसे पौधे जिसमें द्विलिंगी पुष्प देखने को मिले, यानी एक ही पुष्प में नर व मादा दोनों उपस्थित है, तो वो कौन सा हो जाता है? वो हर्माफ्रोडिडेट हो जाता है, यानी उभयलिंगी पौधा हो जाता है। पेड़ की बात कर रहे हैं। ऐसा पेड़ जिसके फूल में नर व मादा दोनों उपस्थित है, यानी द्विलिंगी जिस पे पुष्प पाए जाते हैं, वो उभयलिंगी पेड़ कहलाता है, हर्माफ्रोडाइट कहलाता है। सबसे पहला हो गया हर्माफ्रोडाइट। आप जो अपने आसपास ज्यादातर जो पेड़ पौधे देखते हैं वो हर्माफ्रोडाइट ही है। आप आसपास जो ज्यादातर पौधे देखते हैं वो हर्माफ्रोडाइट ही होते हैं, यानी कहने का मतलब उभयलिंगी ही होते हैं। उसके बाद मैं बात करूं, नेक्स्ट है, अगला है मोनोसियस। देखो मोनोसियस को हिंदी में द्विलिंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विलिंगी। मोनोसियस को बोलते हैं द्विलिंगी। अब देखो ऐसा पौधा देखो मोनोसियस शब्द आएगा ना, तो मोनोसियस शब्द का मतलब होगा हमेशा ही एक पेड़। मोनोसियस का मतलब एक ही पेड़ होता है। ऐसा पेड़ जिसपे नर व मादा पुष्प अलग अलग स्थान पे पाए जाते हैं। एक ही पौधे में अलग अलग स्थान पर अगर नर व मादा पुष्प पाए जाते हैं, एक ही पौधे पर नर व मादा पुष्प, पुष्प एक लिंगी है, लेकिन एक ही पौधे पर नर व मादा पुष्प दोनों ही है, लेकिन दोनों अलग अलग स्थान पे हैं, तो ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? मोनोसियस बोलेंगे, यानी द्विलिंगी। बहुत सारे एग्जाम्पल की अपने बात करेंगे, लेकिन पहले आप समझे कि पेड़ क्या है। मोनोसियस वो होता है जिसमें एक ही पेड़ पर नर व मादा पुष्प अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं, इसे द्विलिंगी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन ये टर्म आप इंग्लिश में याद रखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। दूसरा है एंड्रोमोनोसियस। ऐसी स्थिति आम में देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति किसमें देखने को मिलती है? आम में देखने को मिलती है, एंड्रोमोनोसियस, है ना। अब एंड्रोमोनोसियस, मैंने बोला ना मोनोसियस शब्द आ जाए तो पेड़ एक ही होगा। मोनोसियस शब्द आ जाए तो पेड़, इसने बोला एंड्रोमोनोसियस, यानी कुछ फूल तो होंगे बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी पुष्प होंगे, और कुछ पुष्प होंगे वो नर पुष्प। एक ही पौधे पर, एक ही पेड़ पर द्विलिंगी पुष्प और नर पुष्प पाए जाए, द्विलिंगी पुष्प और नर पुष्प पाए जाते हैं एक ही पेड़ पे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं एंड्रोमोनोसियस। क्या बोलते हैं इसको? अपने एंड्रोमोनोसियस। समझ में आ गया? अब गायनोमोनोसिस, अगर आप लोगों को एंड्रोमोनोसिस समझ में आया है, तो गायनोमोनोसिस में तो कुछ भी नहीं बचता है। गायनोमोनोसिस का मतलब क्या होता है? ऐसे पौधे जिनमें कुछ फूल तो कैसे हैं, कुछ फूल तो है द्विलिंगी और कुछ फूल है वो सिर्फ और सिर्फ मादा पुष्प है, तो इसको हम कौन से पुष्प बोल देंगे? सॉरी, इसको हम कैसे पेड़ बोल देंगे? इसको गायनोमोनोसिस बोल देते हैं। एक होता है ट्राइमोनोसियस। क्या है? ट्राइमोनोसियस, जिसको पॉलीगेमोमोनोसियस भी बोलते हैं। पॉलीगेमोमोनोसियस, पॉलीगेमोमोनोसियस, पॉलीगेमोमोनोसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीगेमोमोनोसियस, ट्राइमोनोसियस। अब ट्राइमोनोसियस क्या है? ट्राई मोनोसियस, पेड़ एक ही होगा। ऐसा पौधा, ऐसा पेड़ जिसपे कुछ फूल तो बाइसेक्सुअल है यानी द्विलिंगी है, कुछ फूल नर पुष्प है और कुछ फूल कैसे फूल पुष्प है? मादा, यानी सभी प्रकार के पुष्प आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसको हम ट्राइमोनोसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अपने ट्राइमोनोसियस बोलते हैं। ट्राइमोनोसिस स्थिति आपको पपीता की एक रांची किस्म है उसमें देखने को मिलती है, और उसके अलावा कुछ देसी पालक की जातियों में भी देखने को मिलती है। जो देसी पालक है उसके अंदर भी देखने को मिल जाती है ट्राइमोनोसियस कंडीशन। तो ये बातें होगी मोनोसियस के लिए। अब देखो मैं बात बताऊं आपको डायोसियस के लिए। देखो डायोसियस को आप हिंदी में तो एक लिंगी बोलेंगे, एक लिंगी, लेकिन ध्यान रहे डायोसियस का मतलब होता है दो पेड़। अगर नर व मादा पुष्प अलग अलग पेड़ पे स्थित है,
अगर नर व मादा पुष्प अलग अलग पेड़ पे स्थित है तो डायोसियस पढ़ेंगे अपने, जैसे पपीता, खजूर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। डायोसियस है ना, जिसमें नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर स्थित होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डायोसियस। नेक्स्ट है एंड्रोडायोसिस। देखो एंड्रोडायोसिस क्या होता है? एंड्रोडायोसिस का मतलब होता है कुछ पेड़ों पर तो उभयलिंगी पुष्प है या द्विलिंगी पुष्प है। कैसे? द्विलिंगी पुष्प है। और कुछ पेड़ों पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? नर पुष्प है। तो इसको एंड्रोडायोसिस, एक पे एंड्रो यानी नर, दूसरे पे कौन सा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है यानी द्विलिंगी पुष्प है। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? एंड्रोडायोसिस बोलोगे। नेक्स्ट है गाइनोडायोसिस। अगर आप एंड्रोडायोसिस समझ गए हैं तो गाइनोडायोसिस भी आप लोगों को समझ ही जाना चाहिए। गाइनोडायोसिस में देखो ऐसा होता है, कुछ पेड़ों में तो द्विलिंगी पुष्प है और कुछ पेड़ों के अंदर, कुछ पेड़ों में तो द्विलिंगी पुष्प है और कुछ पेड़ों में मादा पुष्प है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? गाइनोडायोसिस। अब देखो पौधों में कितने प्रकार के सेक्स एक्सप्रेशन हो सकते हैं वो मैंने आपको यहां सारे के सारे है वो बता दिए। अब हम हमारे वापस टॉपिक पे चलते हैं, किस पे? एफलन वाले पे। एफलन के अंदर हम बात कर रहे थे आंतरिक कारक, और आंतरिक कारक में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? लैंगिक कारक में। सबसे पहले अपने लैंगिक कारक की बात करने वाले हैं। लैंगिक कारक में भी सबसे पहला कारक आपका आएगा अपूर्ण फूल का होना, यानी इम्परफेक्ट फ्लावर का होना। आपको बताया था नर व मादा में से सिर्फ एक ही उपस्थित होता है। या फिर अपने बोले दोषपूर्ण फूल का होना, यानी डिफेक्टिव फ्लावर का होना। अब देखो अपूर्ण फूल या डिफेक्टिव है, उस आधार पे पौधे दो प्रकार के जो एफलन पैदा कर सकते हैं। एक तो द्विलिंगी, द्विलिंगी को हमने क्या बोला था? मोनोसियस बोला था। क्या बोला था? मोनोसियस। द्विलिंगी को अभी अभी हमने क्या बोला था? मोनोसियस बोला था। मोनोसियस। क्या बोला था भाई? मोनोसियस। द्विलिंगी या मोनोसियस का मतलब क्या होता है? ऐसा पेड़ जिसपे क्या है? नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग स्थान पे है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसियस बोलते हैं। अब मोनोसियस कंडीशन में एफलन होगा, क्योंकि फलन होने के लिए एक ही पौधे के अंदर, एक ही फूल के अंदर नर व मादा दोनों उपस्थित होते हैं, तो फलन के चांसेस बनते हैं। बट एक फूल में तो सिर्फ मादा है जो उत्पादक है, लेकिन यहां पे निषेचन करने वाला कोई डोनर नहीं है। दूसरा नर है, वो तो उत्पादक होता ही नहीं, डोनर है, तो ये क्या उत्पादित करेगा? तो यहां पे एफलन का पहला कारण बनता है मोनोसियस बनता है, यानी द्विलिंगी कारण है वो बनता है। अब मैं पेड़ों के आधार पे बात कर रहा हूं, मोनोसियस पेड़ या द्विलिंगी पेड़ है वो एफलन का कारण है, क्योंकि उनके अंदर फूल कैसे हैं? एक लिंगी है। अब भाई ऐसे आपको पेड़ है वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं? ऐसे जो पेड़ है वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां पे आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा आंवला मिल जाएगा। उसके अलावा मैं बात करूं तो पेक्कर नट मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? पेक्कर नट है वो मिल जाता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो चेस्टनट है वो भी मिल जाता है। तो इस प्रकार के जो फल वृक्ष है उनके अंदर आप देखते हैं कैसी स्थिति देखने को मिलती है? मोनोसियस यानी द्विलिंगी स्थिति है वो देखने को मिलती है। आंवला है, पेक्कर नट है, चेस्टनट है, इनके अंदर आपको हमेशा कैसी स्थिति देखने को मिलेगी? द्विलिंगी स्थिति देखने को मिलेगी, मोनोसियस देखने को मिलेगी। तो भाई अब अपने इनमें एफलन होगा। अब बात आती है कि हमें कारण तो पता लग गया, इनमें एफलन का कारण क्या है। अब इस कारण का आप निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं? अब जाहिर सी बात है, जिस चीज का कारण पता होता है उसका निवारण बहुत आसानी से हो जाता है। जिसका कारण पता होता है, जिसका कारण नहीं पता होता उसका तो निवारण नहीं होगा, लेकिन जिसका कारण पता होगा उसका निवारण क्यों नहीं होगा? अब देखो इसका कारण क्या है? क्योंकि फूल है वो परफेक्ट नहीं है। उसके अलावा पेक्कर नट, चेस्टनट तो ठीक है। और भी एग्जांपल लिखना चाहो तो नारियल की लंबी किस्में हैं, नारियल की लंबी किस्में, नारियल की लंबी किस्में। उसके अलावा मैं बात करूं तो और इसका एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? अखरोट भी हो सकता है। इनमें द्विलिंगी स्थिति है वो एफलन को प्रेरित कर रही है, द्विलिंगी स्थिति एफलन को प्रेरित कर रही है, मोनोसियस कंडीशन अनफ्रूटफुलनेस को प्रेरित कर रही है। निवारण होगा कि परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचे। अब परागकण वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंचे? अब देखो जो कीटों द्वारा परागित होते हैं यानी एंटमोफिली है, जो कीटों द्वारा परागित होते हैं उनको एंटमोफिली बोलते हैं। कीटों के द्वारा जो परागित होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं? एंटमोफिली बोलते हैं। अब जो एंटमोफिली है
उनके अंदर तो उनके बाग में तो आप क्या है मधुमक्खी छोड़ देंगे, मधुमक्खी का पालन कर लेंगे तो वो परागण को बढ़ावा दे देगी। लेकिन भाई ये जितने भी एग्जाम्पल है इन सब में हवा द्वारा परागण होता है, इन सब के अंदर हवा द्वारा परागण होता है। अब क्या करें, कीट वाला तो फॉर्मूला ही काम नहीं आया। बस कुछ नहीं, जैसे ही फूल परिपक्व होता है, अब आपको कैसे पता कि फूल परिपक्व हो गया? फूल का पहली बार खिलना एंथेसिस कहलाता है, फूल का पहली बार खिलना एंथेसिस। और जब फूल में एंथेसिस हो जाता है समझ लो परिपक्व है, तो नर पुष्प में जैसे ही एंथेसिस होता है उसको लेंगे और उसके पराग कणों को डस्टर में छिड़क लेंगे। डस्टर उस मशीन को, यंत्र को कहते हैं जो पाउडर छिड़कता है। तो डस्टर के अंदर डाल लेंगे और उस पेड़ पे छिड़क देंगे, तो वो जो परागकण है वो मादा पुष्प पे गिर जाएगा और फलन है वो प्रेरित हो जाएगा। तो पराग डस्टिंग करते हैं, क्या करते हैं? पराग डस्टिंग की जाती है और उससे फलन है वो प्रेरित किया जा सकता है। तो सबसे पहले किसकी बात हो गई है? द्विलिंगी यानी मोनोसियस की बात हो गई है। अब हम बात करें एक लिंगी। एक लिंगी को हम क्या बोलते हैं? डायोसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डायोसियस बोलते हैं, है ना? ये इधर लिखा हुआ है डायोसियस। अब देखो डायोसियस क्या होता है, अभी बताया था नर व मादा पुष्प होते ही अलग अलग पेड़ पे है, यानी पुष्प अलग अलग पेड़ पे है, नर पुष्प अलग पेड़ पे है, मादा पुष्प अलग पेड़ पे है। हम ये बोल सकते हैं कि ये तो मादा पेड़ है भाई, ये नर पेड़ है, क्योंकि इस पे सारे पुष्प नर है और इस पे सारे पुष्प कैसे हैं? मादा है। सारे पुष्प नर है और सारे पुष्प कैसे हैं? मादा है। तो यहां पर भी तो अफलन का कारण बन ही रहा है। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल कौन से। देखो एक एग्जाम्पल तो आप बहुत फेमस पढ़ते हैं, कौन सा? पपीता। दूसरा फेमस एग्जाम्पल कौन सा पढ़ते हैं? खजूर पढ़ते हैं। एक तो पपीता पढ़ते हैं, दूसरा कौन सा पढ़ते हैं? खजूर पढ़ते हैं। ये तो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, ये तो सारे के सारे क्या है? बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। कौन से एग्जाम्पल है जो आप लोग बता सकते हैं? भी पपीता और खजूर है, ये तो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। इनके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं क्या जो मतलब क्या है, किस प्रकार के एग्जाम्पल है? डायोसियस के एग्जाम्पल है, जो डायोसियस के एग्जाम्पल। सिर्फ फल वृक्षों में बात कर रहा हूं, बाकी किसी में बात नहीं कर रहा। बाकी तो आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलो 2 मिनट का आप लोगों के पास टाइम है, इतने में मैं इसके मैनेजमेंट की है वो बात कर लेता। ये दो तो बहुत पॉपुलर है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल। देखो डायोसियस, पपीता और खजूर। अब यहां पे भी सेम प्रॉब्लम है, निवारण कैसे होगा? इन पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाना है। इन पराग कणों को अगर आप वर्तिकाग्र तक पहुंचा दोगे, इन पराग कणों को अगर आप वर्तिकाग्र तक पहुंचा दोगे तो काम अपना निपट जाएगा। अब देखो जैसे पपीता और खजूर मैंने एग्जांपल लिए हैं, पपीता और खजूर है, इनमें आपको डायोसियस कंडीशन देखने को मिलती है, और भी प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है, बात करेंगे अभी। लेकिन जो पॉपुलर है पहले अपने इनके मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब अगर हो सकता है आपने बाग में अकेले मादा पौधे लगा दिए, फीमेल पौधे लगा दिए, तो भाई परागकण के स्रोत कहां से लेके आओगे? फलन नहीं हो पाएगा। और अकेले नर पौधे लगा दिए तो नर तो उत्पादक ही नहीं होते हैं, प्रोडक्शन कैसे करोगे? सबसे पहला तो डायोसियस जो फल वृक्ष होते हैं उनके अंदर आपको बाग में 9:1 में मादा व नर को लगाना है, यानी 90% मादा पौधे, 10% नर पौधे, यानी 9 लाइन आप किसकी लगाओगे? मादा की, और 1 लाइन किसकी लगाओगे? आप नर की लाइन लगाओगे। ध्यान रखिएगा, चाहे पौधे हैं चाहे जंतु है, हमेशा नर युग्मक बहुत सारे बनते हैं। चाहे पौधे हैं चाहे जंतु है, नर युग्मक बहुत सारे बनते हैं, मादा युग्मक सीमित संख्या में बनते हैं। इसलिए एक पौधा जो नर है वो 9 मादा पौधों को निषेचित कर सकता है। इसलिए 9:1 यानी 90% मादा और 10% नर, यानी 9 लाइनें मादा की और 1 लाइनें नर की है, वो सफिशिएंट रहती है। पहला काम तो ये करना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई कीटों से परागित है, देखो पपीता और खजूर तो हवा द्वारा परागित है, एनिमोफिली है। कैसे है? एनिमोफिली। जो हवा से परागित होता है वो एनिमोफिली होता है, और जो कीटों से परागित होता है वो एंटमोफिली होता है। कीटों से परागित होगा वो एंटमो। ये दोनों तो किसके परागित है? ये तो दोनों के दोनों भाई हवा द्वारा परागित है। तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि यहां पे मधुमक्खियों को लाके छोड़ दें। अगर कोई कीट से परागित है, किससे परागित है? कीट से परागित है, तब तो हम क्या है? मधुमक्खी का पालन कर लेते। फिर मधुमक्खी क्या करती? या नर पुष्प से मादा पुष्प में आती तो उसके साथ परागकण आ जाते। लेकिन ये हवा द्वारा परागित है
तो वो सेम ही काम करेंगे, नर पुष्प को इकट्ठा करेंगे, उनके परागकणों को क्या करेंगे, जो मादा पौधा है उस पर छिड़क कर देंगे, यानी डस्टर में परागकण डालेंगे, इकट्ठे करेंगे और मादा पौधों पे छिड़क देंगे। कहने का मतलब आप पराग डस्टिंग का काम करोगे। दूसरा काम ये हो गया। पहला तो क्या करना है, मादा व नर को 9:1 में, एग्जाम में देख लेना उसने मेल रेशो फीमेल पूछा है, यानी नर अनुपात मादा पूछा है या मादा अनुपात नर पूछा है। अगर नर अनुपात मादा पूछा है तो 1:9 हो जाएगा, मादा अनुपात नर पूछा है तो 9:1 हो जाएगा। गलती मत कर देना, आसान क्वेश्चनों में आप लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं। पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, पराग डस्टिंग करेंगे। अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो कीटों के द्वारा परागण होता है, जो किसके द्वारा परागण होता है, कीटों के द्वारा परागण होता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, कीट है वो भी छोड़ सकते हैं, कीट है वो भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो अगर कीटों द्वारा परागण होता है तो कीटों वाले भी कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, आप निश्चित रहिए। अभी एक बार अपने इसको छोड़ते हैं। इसके अलावा और क्या इलाज कर सकते हैं, अगर मैं बात करूं किसकी, पपीता की, तो पपीता में आजकल बहुत सारी वेराइटियां हैं, वो गायनोडायोसियस डेवलप कर दी गई है। कैसी वेराइटियां डेवलप कर दी गई है, गायनोडायोसियस। अभी आपको बताया था गायनोडायोसियस का मतलब क्या होता है। गायनोडायोसियस का मतलब होता है कुछ पौधे तो ऐसे जिसमें द्विलिंगी पुष्प होते हैं, कुछ पौधे ऐसे जिनमें मादा पुष्प होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था नर युग्मक बहुत ज्यादा बनते हैं, तो ये इस फूल का नर इसको भी निषेचित कर देगा और इस मादा पौधे के मादा पुष्पों को भी निषेचित कर देगा। अगर कोई गायनोडायोसियस किस्में लगाते हो तो उसका फायदा क्या होता है, देखो अगर आप डायोसियस किस्में लगा रहे हैं, एक लिंगी किस्में लगा रहे हैं, आपके खेत में 1000 पौधे लगने हैं, तो हमने जो रेशो बोला था उस अनुसार 900 पौधे मादा के लगेंगे, 100 नर के लगेंगे। नर कभी भी उत्पादक नहीं होता, इन पौधों से उत्पादन नहीं मिलेगा, सिर्फ इन्हीं पौधों से आपको उत्पादन मिलेगा। यानी 1000 में से उत्पादक कितने हैं, 900 है, 100 उत्पादक नहीं है। लेकिन अगर गायनोडायोसियस आप लगा लेंगे तो 1000 के 1000 उत्पादक है, 1000 के 1000 उत्पादक है, क्योंकि आपको यहां नर जो पौधे हैं वो अलग से लगाने नहीं पड़ रहे हैं, नर पौधे हैं वो आपको अलग से क्या है लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो पपीता में आप गायनोडायोसियस किसमें लगा लो। पहला तो मैंने बोला अगर डायोसियस है, एक लिंगी है, तो 9:1 के अंदर मादा व नर लगाएं। दूसरा मैंने बोला पराग डस्टिंग करें। तीसरा पपीते के अंदर जाकर गायनोडायोसियस किसमें लगाएं। और अब मैं बात करूं खजूर, बेबीलोन 3री शताब्दी में थे, इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने क्या किया, जैसे ये मादा पौधा है ना, ये मादा पौधा है और इस पे जो पुष्पक्रम लगा हुआ है, ये उस पर पुष्पक्रम लगा हुआ है, ये उसका पुष्पक्रम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो नर पौधा है उसका पुष्पक्रम परिपक्व हो जाता है तो पुष्पक्रम को काटते हैं और इस मादा पुष्पक्रम के ऊपर उल्टा बांध देते हैं। अब इसके परागकण किस पे गिरेंगे, मादा पुष्पक्रम पे गिरेंगे और इससे परागण हो जाएगा और फलन क्या होगा, बहुत सारा होगा। इसको बोलते हैं हाथ द्वारा परागण। क्या बोलते हैं, हाथ द्वारा परागण। तो हम क्या करेंगे, खजूर में हैंड पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या हाथ द्वारा परागण करवाएंगे। खजूर के अलावा हैंड पॉलिनेशन और किसमें होता है, खजूर के अलावा हैंड पॉलिनेशन और किसमें होता है, हाथ द्वारा परागण और किसमें होता है जी, वनीला में भी होता है। किसमें होता है, वनीला के अंदर। और अंजीर में भी होता है, जिसको कैप्रिफिकेशन बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। अंजीर के अंदर भी करवाया जाता है। उसके अलावा मैं बोलूं तो सूरजमुखी में भी करवाया जाता है। किसमें करवाते हैं, सूरजमुखी के अंदर भी करवाते हैं। और खजूर आपको बता ही दिया, तो इनमें हैंड पॉलिनेशन होता है। लेकिन अभी एक लिंगी का यानी डायोसियस का एग्जाम्पल खजूर था, तो उस खजूर की बात हो रही है। अब देखो स्टूडेंट, कुछ और एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आपको जो डायोसियस कंडीशन है, एक लिंगी स्थिति है, कौन से फल वृक्ष में और देखने को मिलती है, पपीता खजूर तो बता दिया। उसके अलावा मलबरी, सहतूत में भी कैसी कंडीशन है, डायोसियस है। सहतूत में कीटों द्वारा परागण होता है, तो आप मधुमक्खियों का पालन कर लेंगे तो परागण हो जाएगा, है ना। वो 9:1 वाला फॉर्मूला तो आपको सब में लगाना ही है, जो एक लिंगी होंगे, जो डायोसियस होंगे। जो डायोसियस है उसके अंदर जो रोपण है 9 मादा और 1 नर है, उस अनुपात में करना है। प्लस सहतूत के अंदर आप क्या करेंगे, कीटों का पालन कर लेंगे। उसके अलावा मैं बात करूं कीवी फल, कीवी फल के अंदर भी कैसी कंडीशन है वो आपको देखने को मिल जाती है, डायोसियस कंडीशन है वो आपको कीवी फल के अंदर भी देखने को मिल जाती है,
ठीक है। और कोई ज्यादा एग्जाम्पल फ्रूट में इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पिस्सिया नट होता है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, जिसको आप क्या बोलते हैं, पिस्ता बोल देते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, पिस्ता। देखो यहां पे एग्जाम्पल था पेक्कन नट, चेस्टनट, नारियल की लंबी किस्में, अखरोट। यहां एग्जाम्पल है सहतूत, कीवी फल, पिस्ता, और एक एग्जाम्पल अपना पपीता था, और एक एग्जाम्पल कौन सा है, खजूर है। तो मैंने साथ साथ में आपको बता दिया है द्विलिंगी स्थिति में कैसे प्रबंधन करोगे, एक लिंगी स्थिति में कैसे प्रबंधन करोगे। अब देखो मोनोसियस और डायोसियस कंडीशन आपके समझ में आ गई है, लेकिन एक चीज और बता देता हूं, जो आपके एग्रोनॉमी के और सब्जियों के उदाहरण है वो यहां पे बता देता हूं, मोनोसियस और डायोसियस के। मोनोसियस और डायोसियस के सब्जियों के भी उदाहरण आप लोगों को बता देता हूं। अगर ये उदाहरण आपको बता दूंगा तो वहां आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फायदा हो जाएगा। अगर मैं सस्य विज्ञान में किसकी बात करूं, मोनोसियस यानी द्विलिंगी की, सस्य विज्ञान में द्विलिंगी की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है जी आपका मक्का। जानते हो ना, मक्का में पर परागण एक तो द्विलिंगी स्थिति के कारण होता है और एक प्रोटो एंड्री के कारण होता है, पूर्वता क्या होती है आगे पढ़ा जाएगा मक्का में। उसके अलावा सब्जियों में बात करूं तो कद्दू वर्गीय सब्जियां, सारी की सारी कद्दू वर्गीय सब्जियां जो है ना जी, वो कैसी होती है, मोनोसियस होती है। कहने का मतलब द्विलिंगी होती है। तीन कद्दू वर्गीय को छोड़ के, एक तो को तो बोलते हैं पॉइंटेड गार्ड, जिसको बोलते हैं आप परमल। एक होता है जी स्पाइन गार्ड, स्पाइन गार्ड को आप बोलते हैं एसपीआई, यानी स्पाइन गार्ड को बोलते हैं काकरोल। क्या बोलते हैं, काकरोल। एक होता है स्करलेट गार्ड, स्करलेट गार्ड को बोलते हैं ईवी गार्ड। क्या बोलते हैं, ईवी गार्ड। ये तीन ऐसे कुकर बीट्स हैं जिनके अंदर डायोसियस स्थिति है, यानी ये स्थिति है एक लिंगी यानी डायोसियस स्थिति है। बाकी सारे कद्दू वर्गीय द्विलिंगी है यानी मोनोसियस है। उसके अलावा मैं बात करूं तो चोलाई, चोलाई भी कैसी है भाई, चोलाई भी है वो मोनोसियस द्विलिंगी है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो एक कसावा, कसावा भी कौन सी स्थिति का है, कसावा है वो भी द्विलिंगी स्थिति का ही है। कहने का मतलब किस प्रकार का स्वभाव रखता है, द्विलिंगी मोनोसियस। एक सस्य विज्ञान का एग्जाम्पल नहीं बताया आपको, अरंडी। कौन सा, अरंडी। अरंडी है, ये भी किस प्रकार का एग्जाम्पल है, द्विलिंगी का एग्जाम्पल है। तो द्विलिंगी के मैंने और भी एग्जाम्पल है वो यहां साथ में आपके क्लियर कर दिए हैं। अब मैं बात करूं डायोसियस या एक लिंगी के एग्जाम्पल कौन से हैं। डायोसियस या एक लिंगी के तो सस्य विज्ञान में तो कोई विशेष एग्जाम्पल आपको नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं सब्जियों में कुछ एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। सब्जियों में चुकंदर है, उसके अलावा विलायती पालक है, देसी पालक नहीं सिर्फ विलायती पालक, ध्यान रखिएगा, सिर्फ विलायती पालक। देसी पालक पॉलीगेमो मोनोसियस होती है, यानी उसमें कई प्रकार के जो मतलब है लैंगिकता वो आपको देखने को मिल जाती है। और बहुत प्रकार के जो रतालू होते हैं, याम होते हैं, उनके अंदर भी आपको क्या है, एक लिंगी या डायोसिस जैसी स्थिति है वो देखने को मिल जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने द्विलिंगी एक लिंगी के सारे एग्जाम्पल भी क्लियर कर दिए। और सबसे पहले मैंने कहा कि अफलन का आंतरिक कारण और आंतरिक कारण में लैंगिक कारण, और लैंगिक कारण के अंदर सबसे पहला कारण था इम्परफेक्ट फ्लावर यानी अपूर्ण फूल होना। और अपूर्ण फूलों के अंदर कौन सा आ गया अपना, द्विलिंगी और एक लिंगी। द्विलिंगी को मोनोसियस बोलेंगे, ऐसा मत कर देना मोनोसियस मोनो एक लिंगी, ऐसा नहीं है भाई। द्विलिंगी होता है उसको अंग्रेजी में मोनोसियस बोलते हैं, ठीक है। द्विलिंगी को मोनोसियस, जहां भी मोनो शब्द आ जाए तो एक ही पौधा होगा, और डायोसियस आ जाए वहां पे दो पौधे होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो नेक्स्ट अपने बात करते हैं अगला जो लैंगिक कारण है वो कौन सा बनता है। अगला जो लैंगिक कारण है वो कौन सा बनता है, अगला जो लैंगिक कारण है भिन्न काल परिपक्वता। ये भिन्न काल परिपक्वता अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों की 2-3 मिनट में नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, तो आप उस क्लास का एंजॉय करिए। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, सब ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।